यो व्हाट्सअप गाइस के साथ सब लोग, मैं बताना हम जा चुका हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम मैच रिव्यू लेके आए हैं एक बार फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की। इसी के साथ हम थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं सऊदी प्रो लीग में जो रोनाल्डो का कल गोल आया उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फुलहम की मैच की। तो फुलहम में जो मैच हुआ 1-0 की विक्ट्री हासिल की मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। नॉट वन ऑफ द बेस्ट विक्ट्रीज, बट ना कोई अच्छा मैच, कोई एंटरटेनिंग मैच नहीं था, बट हाँ विक्ट्री निकल गई है। अमोरिम ने कहा कि सबसे बढ़िया बात है अभी उनके लिए, सिस्टम के लिए, क्योंकि अभी उनको पॉइंट टेबल पे ग्रो करना है। अभी उनको क्वालिटी नहीं चाहिए, अगर क्वालिटी मिल रही है तो भी ठीक है। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि क्वालिटी भी मिले और प्ले भी अच्छा हो, स्कोर लाइन भी अच्छी हो। ये अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ निकालना बहुत मुश्किल है। दोनों में से एक ही रिजल्ट आपको मिल सकती है, या तो परफॉर्मेंस मिल जाएगी या तो स्कोर लाइन दिख जाएगी। हमने बहुत सारे मैचेस में ऐसा देखा भी है जो हमने कहा है कि या तो परफॉर्मेंस मिल जाएगी या तो आपको स्कोर लाइन मिल जाएगी, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे मैचेस में उनकी पोजीशन बहुत अच्छा रहता है, पासेस बहुत अच्छे रहते हैं, पर एट द एंड फाइनल थर्ड में जाके वो स्कोर नहीं कर पाते, अपनी फिनिशिंग पे काम नहीं कर पाते। तो ये हमने देखा है। जैसा वो बोलते हैं रूबेन अमोरिम की बात को बहुत अच्छी लगती है कि रूबेन अमोरिम प्रेस को जैसे हैंडल करते हैं और जो अपनी गलतियां मानना और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना। एरिक टेन हाग से एक जो डिफरेंस मेरे को दिखा अमोरिम में, जो कि सबको दिखा होगा ऑब्वियसली, कि वो बिलीव करना, बिलीव इन द प्रोसेस। तो एरिक टेन हैग भी बोलता था, बट उसके नेक्स्ट मैच में देखो वही हरकत हो रही होती थी, वही अपना डायलॉग माजरावी इधर उधर जा रहे होते थे, थोड़ा विंग से प्ले पे आ लेता था, सेंटर फिर से मतलब वो आते थे, मतलब वो अटैक पे आते थे, पूरी डिफेंस लाइन खुल जाती थी। यही होता था और कुछ नहीं होता था टेन हैग के अंदर। बट एमोरिम के अंदर आप देखोगे तो पहले कुछ मैचेस से कंपेयर करो, अब जाके कंपेयर करो, वो काम करता है, किसी भी टॉपिक पे काम करता है। जैसे आप बात कर रहे थे हम सेट पीसेस की, सेट पीसेस में हमने कितने गोल खाए थे, अब सेट पीसेस हमारा बहुत कंट्रोल है। जो लिवरपूल का मैच हुआ उसके बाद हमने सेट पीसेस से बहुत कम गोल खाए हैं, आप कंपेयर कर लो। सेट पीसेस से मेरे ख्याल से ज़्यादा दो या एक ही खाया हुआ गोल हमने लिवरपूल के बाद। लिवरपूल से हम सेट पीस से हम कोई गोल, लिवरपूल के सेट पीस से हमने कोई गोल नहीं खाया, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि उनके पास डार्विन न्यूनेस है, जो हेडिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी है उसकी। उसके बाद हम बात करें दूसरे किसी टॉपिक के ऊपर, जैसे डिफेंसिव सेटअप कैसे करता है वो, डिफेंसिवली वो खुलते थे पहले के कुछ मैचेस की बात करें तो वो इम्प्लीमेंट करता है कि क्या हाँ भाई कैसे मैचेस में प्रोग्रेस किया जाएगा, कैसे उसकी ट्रेनिंग, जितनी भी ट्रेनिंग मिलती है उसका फुल पोटेंशियल पे यूज़ करता है। आज भी वो 40 साल का हो चुका है, उसका आज बर्थडे है 27 को जनवरी को उसका बर्थडे आता है, 40 साल का है। तो आज भी उसकी ट्रेनिंग है मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के साथ, और तो आज वो सेलिब्रेट करेगा। बस पर वो एक रोनाल्डो जैसा खेलता ना, मतलब रोनाल्डो का भी जब बर्थडे था तो आपने देखा होगा रोनाल्डो की क्लिप आई थी कि भाई सेलिब्रिटी काटने के बाद वापस से ट्रेनिंग पर पहुंचेगा, वैसे ही आदमी है वो भी है। वो उसको मालूम है कि भाई पहली बात तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को कोच कर रहा है, दूसरी बात हो गई कि उसके पास ट्रेनिंग कम है और वो टाइम वेस्ट कर नहीं सकता। तो भाई वो मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज़ करता है अपने प्लेयर्स को। तो ये बहुत बढ़िया बात लगती है मेरे को। इसी के साथ हम कुछ अच्छे प्लेयर्स की बात करें, टॉबी कायलर आए थे आज और बहुत ही बढ़िया मैच, बहुत मतलब मैनचेस्टर को एक तरीके से बचा लिया अंडर ड्रॉ होने से, क्योंकि उनको पॉइंट्स टेबल पे आगे होना था। लेस्टर सिटी ने आज टॉटनहम को हरा दिया, वो बहुत फायदे की बात रही मैनचेस्टर यूनाइटेड की पॉइंट टेबल्स में आगे बढ़ने के लिए। तो अभी हम एज ऑफ नाउ 12th पे हैं। और जो टॉबी कॉलर आए थे उनने गोल लाइन सेव किया था, मैं आपको यहाँ पे क्लिप डाल दूंगा तो आप वो देख सकते हैं। तो उनने गोल लाइन सेव किया था और अमोरिम ने कहा कि वैसा वो कर चुके थे ट्रेनिंग में एक बार। तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग पे अगर कोई सही चीज़ करेगा ना तो वो मैच में भी आपको दिखेगी ही दिखेगी, और वो बहुत सही है, क्योंकि सेम चीज़ रेप्लिकेट की थी अलेहांद्रो गर्नाचो ने। या तो अगर उसको बाईसाइकिल किक जो आई थी उसकी, उसने मैं उस समय भी टेन हैग ने कहा था, ब्रूनो फर्नांडिस भी कहते हैं कि वो बहुत ट्राई करते हैं वैसा ट्रेनिंग्स में करने के लिए, बट कन्वर्ट नहीं कर पाते। बट मैच में उनने कन्वर्ट किया, तो ट्रेनिंग का ही असर है कि उनकी प्रैक्टिस आ गई और वो उनने कन्वर्ट कर दिया। तो यही कुछ सीन था। लिसांड्रो मार्टिनेज की बात करें, लिसांड्रो मार्टिनेज पेविट से हट के सेंटर मिड में आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अमोरिम चाहता है, अमोरिम की 3-4-3 टैक्टिक्स के ऊपर मैं पर्टिकुलरली अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि वो क्या चाहते हैं किस प्लेयर से, और वो क्यों लेफ्ट विंग बैक की साइनिंग करने की बात करते हैं।
पार्थिक दोरगु की बात करें तो जो उनको साइन करने चाहते थे रूबन आमोरिम, उनकी साइनिंग अभी हॉल्ट पे है। 2 बिड्स डाली गई थी, दोनों रिजेक्टेड हैं। मेरी जितना मुझे पता है कि एक डाली गई थी 37 मिलियन की, 40 मिलियन पे स्टिक हैं, 40 मिलियन से ना 40 मिलियन से नीचे तो कोई डील नहीं है, उसके ऊपर ही बात होगी। इसी के साथ हम गर्नाचो की बात करें, गर्नाचो में भी वो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं रूबन आमोरिम की वो सेल नहीं होगा जहां तक कि जनवरी ट्रांसफर विंडो की बात है। रूबर्स हैं, बट मेरे को लगता है कि गर्नाचो सेल नहीं हुआ, क्योंकि अगर सेल होने वाला होता तो वो बेंच प्लेयर होता, बेंच पे रहता, क्योंकि वो इंजरीज नहीं ले सकते। अगर उनको उसको सेल करना है अलेहांद्रो गर्नाचो तो वो स्टार्टिंग नहीं रखेगा, क्योंकि उसे इंजरी से बचाना है अलेहांद्रो गर्नाचो को, क्योंकि अगर वो इंजर हो जाएगा तो कोई भी क्लब उसको पैसा नहीं देगा और उसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, फिर उसको समर तक वेट करना पड़ेगा। पार्थिक दोरगु की बात करें, एक और बिड तैयार होने की बात हो रही है। एंटनी चलेगा है, उनकी एंटनी के लोन स्पेल चालू हो चुका है रियाल बेटिस के साथ। अभी उनका 3 फरवरी को मैच है, तो देखेंगे क्या परफॉर्मेंस आती है, स्टार्टिंग लाइनअप में आते हैं कि नहीं आते। इसी के साथ चलिए हम बात करते हैं अब रियाल मैड्रिड की। तो एम्बापे की हैट्रिक आ चुकी है, पहली। पिछले मैच में भी ट्राई किया था उन्होंने हैट्रिक लाने के, बट हैट्रिक नहीं ला पाए थे। इस मैच के लिए उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। सेम बात करें रॉड्रिगो की, रॉड्रिगो का भी कंसिस्टेंट है, रॉड्रिगो ने एक और असिस्ट निकाला इस मैच में। जूड बेलिंगम भी अच्छा खेल रहे हैं, और तो और रॉड्रिगो कंसिस्टेंसी जो प्रोवाइड कर रहा है विनीशियस से बढ़िया, मैं ये कह सकता हूँ। मैंने पिछले मैच वीडियो में भी कहा था कि रॉड्रिगो की कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू व्हाट विनीशियस प्रोवाइड। विनीशियस से मैं कहता हूँ अच्छा है रॉड्रिगो बहुत एस्पेक्ट्स में। ईगो नहीं है, प्रेस करने आ जाता है, डिफेंस लाइन को सपोर्ट करता है, मतलब सेंटर मिड से इनसाइड फॉरवर्ड होके प्ले बनाना जानता है, पास करना जानता है, क्रॉस करना जानता है, ड्रिबल करना जानता है। उसमें वो ड्रिबलिंग एजिलिटी है जो कि एम्बापे में भी है, और विनीशियस में उतनी नहीं है एजिलिटी जितनी रॉड्रिगो में। रॉड्रिगो को आप वो स्ट्रीट लाइक प्ले आप देख पाओगे कि हाँ भाई वो ड्रिबलिंग जानता है, ड्रिबलिंग अच्छी करता है। विनीशियस का एक ही उसकी स्पेस को यूज करता है, और जो थोड़ी सी एजिलिटी उसमें भी है, मतलब वो कैसे मतलब कट बैक करता है। हमने देखा था जैसे उसने वो स्किल्स किया था, नेटमैक किया था फाइनल में, चैंपियंस लीग फाइनल में, और वो बहुत ही अच्छी एजिलिटी मतलब उसे दिखाई थी कि हाँ भाई उसमें है स्किल मूव वगैरह अच्छा कर सकता है। ना सिर्फ उसकी पेस अच्छी है, ड्रिबल अच्छा करता है। कीलन एम्बापे में भी ये स्किल है, रॉड्रिगो में भी ये स्किल है, तो ये बहुत अच्छी बात है कार्लो एंचेलोटी की। रॉड्रिगो बैलेंस ऑन लेके आता है टीम में, ये बात याद रखिएगा, बैलेंस अच्छे से लाता है। उसने सब कुछ वो करके देखा, सब डाल के देखा था, हटा के देखा रॉड्रिगो को, फिर उसने रॉड्रिगो को डाल के देखा, तो डिफरेंस आपको स्कोर लाइन में पता चल जाएगा। रॉड्रिगो जब तक सेल्टा वीगो वाले मैच में नहीं आया था तब तक 2-2 ड्रॉ हो गया था, याद होगा आपको 2-2 ड्रॉ हुआ था, विनीशियस को सब्स्टिट्यूट किया गया था, एंड्रिक विनीशियस इसमें। और इसी के साथ हम बात करें अब सऊदी प्रो लीग में, तो सऊदी प्रो लीग में हम बात करना चाहेंगे रोनाल्डो की। रोनाल्डो ने अपने कल गोल मारा, 920 गोल का जो मैच था सऊदी प्रो लीग में अल नसर का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑफसाइड्स की जो मतलब लाइन लगती गई, घड़ियाँ डलती गई, लाइन एक के बाद एक ऑफसाइड होते गए। साडियो माने ने कैंसिल कर दिया, वो भी कुछ मेरे ख्याल से 59-60 मिनट का गोल था, उसको लास्ट में चेक हुआ 90 मिनट पे, फिर उसको ऑफसाइड कर दिया। तो इससे थोड़ा रोनाल्डो नाराज हो गए, 920 गोल कर दिए उनने, टॉप स्कोरर हैं अभी सऊदी प्रो लीग के। और बस 60 गोल बचे हैं उनके, 60 गोल बचे हैं, और 60 गोल मार लेंगे, 40 गोल अभी इस सीजन हो जाएंगे, और तो 940 गोल अभी हो जाएंगे, फिर अगले सीजन और 50 गोल मार लेंगे, वर्ल्ड कप आ जाएगा उसमें स्कोर कर लेंगे। बढ़िया है ना, बढ़िया लग रही है स्क्रिप्ट, ऐसे ही चलना चाहिए तभी हो पाएगा ऐसा, क्योंकि 920 गोल्स तो हो चुके हैं, 1000 गोल टच करने 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट अगर उनको मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा बढ़िया बन रहा है रोनाल्डो भाई के लिए, ऐसे जाने नहीं देने वाले सऊदी प्रो लीग वाले। तो साडियो माने का भी वर्क रेट अगर आप देखें, साडियो माने भी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं भाई। साडियो माने की जो वर्क रेट है बहुत बढ़िया है, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट अगर होने वाला होगा तो उनको भी अच्छा ऑफर दे दिया जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे एस्पेक्ट है वो, अभी भी 32 का ही 33 का ही है, अभी भी साडियो माने तो अच्छा खेल सकता है। नेमार जूनियर की बात करें तो नेमार जूनियर लीव कर सकते हैं सऊदी प्रो लीग को। अभी उनकी कुछ लोन स्पेल की बात हो रही थी, पर मैंने उस न्यूज़ को भी पूरा देखा नहीं है कि आगे हम देखते हैं तो हम ट्रांसफर की बात, बजट की भी बात करेंगे, ट्रांसफर में क्या बजट नहीं, सॉरी ट्रांसफर्स की भी बात करेंगे, क्या क्या होने वाला है। तो अल नसर छोड़ सकते हैं वो, इस समय उनका समर कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, तो वो सॉरी अल हिलाल छोड़ सकते हैं वो, उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है। तो
वो जा सकते हैं अपने, उनका सेंटोस बताया जा रहा है नेक्स्ट क्लब, जो जिस क्लब से आए थे वो वहीं पे जाएंगे वापस, अब अपने पैशन के लिए खेलेंगे, पैसों के लिए नहीं खेलेंगे। तो अब हो सकता है कि प्राइम नेमार आ जाए। और बार्सिलोना भी एक स्टेटमेंट डाला है कि बार्सिलोना डोर्स ओपन रख रही है नेमार के लिए, वो मना नहीं कर रहे कि वो वापस आएगा तो उन्हें नहीं लेंगे। ऑब्वियसली नेमार ऐसा प्लेयर आएगा तो लेंगे, बट फाइनेंशियली मीट करना चाहिए उसको, जो उसकी रिक्वायरमेंट है नेमार की, वो डेफिनेटली वेज कट पे ही आएगा, क्योंकि वो जो टाइप ऑफ इंजरीज के बाद उससे मैच सस्पेंडेड रहता है, ट्रेनिंग में मेडिकल उसका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जल्दी इंजर होता है। आप इंजर देखो, इंजरी रिपोर्ट्स देखो उसकी, 2-3 साल से बैठा बंदा घर पे बैठा हुआ है, और 202 मिलियन 210 मिलियन कमा लिया उसने, जितने मैं जानता हूँ उसके कॉन्ट्रैक्ट में 210 मिलियन कमा लिया उसने। 5 मैच खेले भाई, 5 मैच, और उसमें भी कुछ 50-60-70 मिनट के खेले हैं, उसके बाद इंजर हो गया था वो, ऐसे ही कुछ चलता है उसका। तो अब हम ट्रांसफर बजट मार्केट की बात कर लेते हैं। ट्रांसफर मार्केट में भी ऐसा कुछ खास हलचल नहीं दिख रही हमको। तो ट्रांसफर मार्केट में जो सबसे बड़ी बात चल रही थी अलेहांद्रो गर्नाचो की, तो अलेहांद्रो गर्नाचो पे अभी भी चेल्सी बिड नहीं लगा रही, वो अभी भी देख रहे हैं प्लेयर की परफॉर्मेंस, बातचीत चल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। रैशफोर्ड कहीं नहीं जाते हुए दिख रहे हैं, रैशफोर्ड ना इधर के ना उधर के लग रहे हैं, क्योंकि मतलब अभी ट्रांसफर विंडो बंद होने वाली है कुछ दिनों में, 3 फेब को मेरे ख्याल से बंद हो रही है ट्रांसफर विंडो। तो कोई चारा दिख नहीं रहा कहाँ जाएंगे मतलब यहाँ से। अभी अगर अभी बार्सिलोना की बंद हो चुकी है चॉइस, बार्सिलोना की भी जा नहीं सकते वो, तो ऐसा लग रहा है मेरे को कि भाई यहीं पे रहने वाला है, और यहीं पे डेवलप अगर कर सकता है तो करेगा। तो पार्थिक दोर्गु की मैंने बारी आपको बता दी। पार्थिक दोर्गु जो है, उनका जो केस है वो ऐसा है कि पार्थिक दोर्गु ने एक्सेप्ट कर लिया है, सारे कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं, सब कुछ डन है, डन डील है पार्थिक दोर्गु की तरफ से। बट क्लब ने 40 मिलियन की मांग की है, 37 डोर बिड से 30 मिलियन का था, और 37 मिलियन का था, पहले 30 मिलियन का गया था, वो कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर 37 का बिड बनाई थी, वो भी रिजेक्ट कर दिया गया है। तो 40 मिलियन के ऊपर की ही बातचीत होने वाली है वहाँ पे क्लब की तरफ से, लीड्स की तरफ से। तो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है वो अपनी नई बिड के बारे में सोच रही है, और प्लेयर्स की साइनिंग, अगर कोई भी एक प्लेयर सेल होता है मार्कस रैशफोर्ड में और अलेहांद्रो गर्नाचो में से, तो वो रेवेन्यू जो आएगा उसी से वो लोग साइनिंग करने वाले हैं। क्या पता नहीं मेरे को क्यों करप्टेड, बैंक करप्टेड ऐसा लग रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बैंक करप्ट हो गई है, कि उसने समर पे ही ऐसे ट्रांसफर कर लिए जो कि खत्म ही कर दिया उन्होंने ट्रांसफर। जो समर में किए थे वो थे मैथाइस डिलीट, मर्जुरावी, और मैनुअल उगार्ते, जॉश ज़िर्क्ज़ी, लैनी यूरो, यही तब थे 5 साइनिंग करी थी उनने। अब वो 5 साइनिंग में से क्यों उनने इतने डिफेंडर्स उठाए, जबकि उनके पास लिंडेलॉफ पड़ा हुआ है और जॉनी एवेंस है, ये दो सेंटर बैक पहले ही बैकअप ऑप्शन में है, उसके बाद भी उन्हें लैनी यूरो अच्छा प्रॉस्पेक्ट है फॉर फ्यूचर, डिलेट भी अच्छा है, बट उस समय मैगवायर की पोजीशन देख के शायद एरिक टेन हाग ने साइन किया होगा। और लेफ्ट बैक राइट बैक का तो हमें सीन पता ही है। मेरे को लग रहा है कि भाई डिएगो डालोट अब लेफ्ट बैक पे ही खेलेगा, अगर पार्थिक दोर्गु नहीं आता तो लेफ्ट बैक पे वो खेलेगा, राइट बैक उसकी पोजीशन अब नहीं लग रही, बहुत स्टिफ हो गया बंदा वहाँ पे खेलने के लिए, ना पेस आ रही, ना वो डालोट को मदद कर पा रहा है। अगर आप उसकी लेफ्ट बैक की देखो तो लेफ्ट बैक से जो रन्स निकालता है, कर्व होते हुए जो रन्स निकालता है, वो बहुत ही बढ़िया होते हैं। यहीं पे हम जोशुआ ज़िर्क्ज़ी की बात करें, जोशुआ ज़िर्क्ज़ी भी ऐसी, अब एक बार प्रेसिंग स्टाइल देखोगे ना, 3-4-3 में जो वो प्रेसिंग स्टाइल रखता है, वो अपने प्लेयर्स को कर्व लेके जाने की बात करता है। मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, टैक्टिकल एनालिसिस ऑफ रूबेन अमोरिम, 3-4-3 क्या क्या होता है उसमें, 3-4-3 क्यों यूज़ का प्रेफर करता है वो किसी और टैक्टिक्स के ऊपर। तो उसकी सेपरेट वीडियो के लिए आप मेरे को कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या किस किस की सेपरेट वीडियो चाहिए टैक्टिकल एनालिसिस की। तब तक के लिए बाय गाइस। तो